हेलो गाइज, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो हर एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व रखता है। इस वीडियो में हम पर्यावरण से जुड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, महत्वपूर्ण अधिनियम, पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाएं, आंदोलन, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जैसे कई सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जहां से सीधे तौर पर हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पर्यावरण से संबंधित योजनाओं और प्रोजेक्ट की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रोजेक्ट टाइगर, जिसको हम बाघ परियोजना के रूप में भी जानते हैं। इसको कम से कम 5 मिनट जरूर देखना है। निश्चित ही यहाँ से आपके बहुत सारे तथ्य कवर होने वाले हैं। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 में, और जब इस प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया उसी समय टाइगर को राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टोटल 58 टाइगर रिजर्व शामिल हैं, जिसमें सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व है दोस्तों माधव टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसको बनाया गया था, यानी इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया मार्च 2025 में। तो यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो माधव टाइगर रिजर्व। अगर ऐसा ना आए तो ये पूछा जा सकता है कि भाई 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा घोषित किया गया है, तो माधव टाइगर रिजर्व। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में है, जिनकी संख्या टोटल 9 है। पहला टाइगर रिजर्व है दोस्तों जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, जो कि अपना आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में सबसे छोटा है बोर टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे ऊंचाई पर स्थित है नामदफा टाइगर रिजर्व, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत का सबसे दक्षिणतम टाइगर रिजर्व है दोस्तों मुंदनथेरई टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो दोस्तों, इस पेज से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है, सबसे पहला कौन सा है, सबसे नवीनतम कौन सा है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित कौन सा है। तो इतने तरह के प्रश्न बन सकते हैं। एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कितने टाइगर रिजर्व शामिल हैं, तो टोटल 58 है। जिस तारीख को ये वीडियो पब्लिश की जा रही है उस तारीख तक टोटल 58 टाइगर रिजर्व हैं। भविष्य में ये बढ़ भी सकते हैं, तो समय समय पर आप अपडेट चेक करते रहना जब भी इस वीडियो को देख रहे हो। उम्मीद करता हूं आपको इस पेज में बताई गई पूरी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोजेक्ट है दोस्तों प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिसको हम हाथी परियोजना के रूप में भी जानते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में, और भारत में टोटल 33 एलिफेंट रिजर्व हैं, जिसमें सबसे पहला बनाया गया था सिंह भूमि एलिफेंट रिजर्व, जो कि अपने झारखंड में स्थित है। दोस्तों, हाथी दांतों की तस्करी को रोकने के लिए 2011 में एक योजना को चलाया गया था, और उसको नाम दिया गया था हाथी मेरे साथी योजना। तो इसको भी अच्छे से याद रखना है। देखिए, मेनली तो अधिकांश परीक्षाओं में अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हो तो यहीं पर प्रश्न खत्म हो जाता है कि भाई प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखना है, जैसे टोटल अभी वर्तमान में कितने एलिफेंट रिजर्व हैं, पहला एलिफेंट रिजर्व किसको बनाया गया था। ओके, ठीक है। अब है हमारा गेंडा परियोजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है अपने असम में, यह उद्यान एक सींग वाले गेंडों के लिए सबसे बड़ा घर माना जाता है, जहां पर लगभग इन गेंडों की 80% आबादी निवास करती है। इसके बाद है हंगुल परियोजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में। हंगुल जो है दोस्तों एक हिरण है, जो कि यूरोपियन प्रजाति का है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर का इसको राजकीय पशु का दर्जा भी प्राप्त है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और परियोजनाओं की चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, और इस छोटे से वीडियो में हम कई सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। यह वीडियो आपके रिवीजन के लिए काफ़ी लाभदायक होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अगली अपनी परियोजना है कस्तूरी मृग परियोजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में। इसको कहाँ से शुरू किया गया कस्तूरी मृग परियोजना को, तो भैया उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य से। जो कस्तूरी होती है ना, वो केवल नर मृग में ही पाई जाती है। ठीक है, अब इस परियोजना का उद्देश्य क्या है?
तो देखिए दोस्तों, जो कस्तूरी होती है वो अपने औषधीय गुणों के कारण काफ़ी प्रसिद्ध होती है और मार्केट में उसकी भारी डिमांड होती है। इस वजह से कस्तूरी मृग के काफ़ी हत्याएं होने लगी। तो इस हत्या को रोकने के लिए, इस अवैध शिकार को रोकने के लिए कस्तूरी मृग परियोजना को चलाया गया था 1970 में। इसके बाद है थोमिन परियोजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1977 में। उद्देश्य क्या था? लुप्तप्राय संगाई हिरण, जिसको थोमिन भी कहा जाता है, उसका संरक्षण करना। दोस्तों, ये अपना संगाई हिरण है या फिर थोमिन हिरण है, इसको मणिपुर का राजकीय पशु भी घोषित किया गया है और इसी को डांसिंग डियर के रूप में भी जाना जाता है। अगली है अपनी परियोजना कछुआ परियोजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में और इस परियोजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों एक अभ्यारण्य से, जो कि ओडिशा में है और इसका नाम है भीतरकनिका अभ्यारण्य। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा करना। ये जो कछुए हैं वो अपने हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और कुछ मात्रा में प्रशांत महासागर में भी पाए जाते हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में भारत के पूर्वी तट पर आते हैं प्रजनन करने के लिए। तो उनकी रक्षा करने के लिए कछुआ परियोजना को चलाया गया था 1975 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और परियोजनाओं की और प्रोजेक्ट की चर्चा करेंगे। अगली परियोजना है घड़ियाल परियोजना। इसको शुरू किया गया था 1975 में। उद्देश्य क्या था? तो भैया मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों का संरक्षण करना और उनको विलुप्त होने से बचाना। 3 प्रजातियां कौन कौन सी? घड़ियाल, मीठे पानी के मगरमच्छ और खारे पानी के मगरमच्छ। इसको शुरू कहाँ से किया गया था? तो ओडिशा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान से इसको शुरू किया गया था। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि भाई घड़ियाल परियोजना क्या है, इसको कब शुरू किया गया, उद्देश्य क्या है और कहां से शुरू किया गया था। इसके बाद अगली परियोजना है एशियाई शेर या फिर गिर शेर परियोजना। दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। उद्देश्य क्या है इसका? तो एशियाई शेरों की आबादी में वृद्धि करना, उनके आवासों का संरक्षण करना और मानव शेर संघर्ष को कम करना इसका उद्देश्य है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट परियोजना है लाल पांडा परियोजना। इसकी शुरुआत होती है 1996 में। ये भैया, ये जो लाल पांडा है इसको कैटवियर के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है इस परियोजना का? तो लाल पांडा के आवासों की रक्षा करना और उनको प्रजनन करवाने में सहयोग करना। कब इसको शुरू किया गया था? 1996 में। आशा करता हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पर्यावरण से संबंधित आंदोलनों की चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहला है बिश्नोई आंदोलन। ये हुआ था 1730 में। कहाँ पर हुआ? खेजड़ी गांव में, जो कि जोधपुर राजस्थान में स्थित है। नेतृत्व किसने किया था? तो अमृता देवी ने इसका नेतृत्व किया। बिश्नोई आंदोलन का कारण क्या था? देखिए, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने नया महल बनवाने के लिए पेड़ों को काटने का आदेश दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अमृता देवी और उनके समर्थकों ने वृक्षों से लिपटकर अपना बलिदान दिया था, जिसका व्यापक रूप आगे चलकर हमको चिपको आंदोलन के रूप में दिखता है। अब हम उसी की बात कर लेते हैं। देखिए, चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में। कहाँ पर? चमोली जिला, उत्तराखंड में। नेतृत्व किसने किया? तो इसमें कई लोगों के नाम आते हैं, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गोरा देवी। उद्देश्य क्या था? तो वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना और पारंपरिक वन निवासियों के अधिकारों की रक्षा करना। तरीका क्या अपनाया? तो वही तरीका जो बिश्नोई आंदोलन में अपनाया गया था। आंदोलनकारियों ने पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगाकर विरोध किया। तो ये समझ गए होंगे, बिश्नोई आंदोलन और चिपको आंदोलन में विरोध करने का तरीका बिल्कुल सेम रहा। इसके बाद है एपिक्को आंदोलन। ये हुआ था 1983 में। कहाँ पर हुआ? तो ये कर्नाटक में हुआ था, कन्नड़ क्षेत्र में। नेतृत्व किसने किया? पांडुरंग हेगड़े ने। उद्देश्य क्या था? तो कर्नाटक के सिरसी जिले के सालकाली जंगल में पेड़ों की कटाई को रोकना, उसका विरोध करना। इसी वजह से इस आंदोलन को चलाया गया था। तो देखिए, यहाँ से कई तरह के प्रश्न बनते हैं, जैसे बिश्नोई आंदोलन कहाँ पर हुआ, नेतृत्व किसने किया? ठीक है। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ, नेतृत्वकर्ता कौन थे? एपिको आंदोलन कहाँ हुआ, कब हुआ और नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इतने तरह के प्रश्न इस पेज से बनते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला आंदोलन है साइलेंट वैली आंदोलन, जिसको हम साइलेंट घाटी आंदोलन के रूप में भी जानते हैं। ये हुआ था 1973 में। कहाँ पर हुआ? केरल के शांत घाटी क्षेत्र में ये आंदोलन हुआ। नेतृत्व किया गया था सुगाता कुमारी द्वारा। ये 4 नहीं है,
था है थोड़ा सही कर लेना, ठीक है। नेतृत्व किसने किया? सुगाता कुमारी ने। उद्देश्य क्या था इस आंदोलन का? तो देखिए, साइलेंट वैली के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को एक प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना से आने वाली बाढ़ से बचाना इस आंदोलन का उद्देश्य था। विशेष रूप से याद रखना है कि भाई साइलेंट वैली जो आंदोलन था ये कब हुआ, कहां पर हुआ और नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। इसके बाद अगला है अपना जंगल बचाओ आंदोलन। ये हुआ था 1980 में। कहां पर? बिहार के सिंहभूमि जिले में ये आंदोलन हुआ। कारण क्या था? देखिए, सरकार जो है वो प्राकृतिक साल के जंगलों को हटाकर उनके जगह पर व्यावसायिक सागौन के पेड़ लगाना चाहती थी। इसी वजह से स्थानीय निवासियों और किसानों द्वारा इसका विरोध किया गया था। इसके बाद है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये हुआ 1985 में। कहां पर? मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में, ठीक है। नेतृत्व किसने किया? तो दो लोगों के नाम आते हैं इसमें, मेघा पाटकर और बाबा आमटे। दोनों के नाम याद रखना है, मेघा पाटकर और बाबा आमटे। कारण क्या था भाई नर्मदा बचाओ आंदोलन का? तो सरदार सरोवर बांध और नर्मदा सागर परियोजना जैसी बड़ी परियोजनाओं के निर्माण का विरोध करना। आशा करता हूं आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों, ये जो पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है ना, उनमें कौन सा आंदोलन कब हुआ, कहां पर हुआ और नेतृत्वकर्ता कौन था, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो किसी भी कीमत पर आपको नहीं भूलना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पर्यावरण से संबंधित व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हैं सलीम अली। इनका संबंध है महाराष्ट्र से। इनको वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके बाद अगले हैं राजेंद्र सिंह। इनको भारत का जल पुरुष कहा जाता है, यानी वाटर मैन ऑफ इंडिया। तो हो सकता है दोस्तों इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाए, जैसे टाइगर प्रिंसेस किसको कहा जाता है, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, वृक्ष मित्र के नाम से कौन मशहूर है। तो इस तरह के प्रश्न कुछ एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी वजह से जितने भी इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं ना, उनको मैंने यहाँ पर शामिल किया है। इसके बाद अगले हैं अपने MS स्वामीनाथन। ये जो है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग जो हैं वो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। लतिका नाथ जो है, इसको अच्छे से याद रखना है, इन्हें टाइगर प्रिंसेस के नाम से जाना जाता है। अगले हैं सुंदरलाल बहुगुणा। दोस्तों, ये जो हैं वो वृक्ष मित्र के नाम से मशहूर हैं। इसके बाद रविंद्र कुमार सिन्हा, जिनका संबंध बिहार से है, इनको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और अमृतलाल वेगड़, इनका संबंध जबलपुर से है। ये जो है वो नर्मदा पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। कुछ और भी हैं। देखिए दोस्तों, हमने 8 तो देख लिए हैं। 9वें नंबर पर है अपने लद्दाख के चेवांग नफील। इनको चेवांग नाफेल के रूप में भी जाना जाता है और इन्हें आइसमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लद्दाख में 15 कृत्रिम ग्लेशियर का निर्माण किया था। इसके बाद है असम के जादव पायेंग। इनको भारत का वन पुरुष कहा जाता है, यानी फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई चिपको आंदोलन की जननी किसको कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा गोरा देवी को, और इनका संबंध है उत्तराखंड से। गोरा देवी के बाद में अगला नाम आता है राजस्थान के कैलाश सांकला का, और इन्हें टाइगर प्रोजेक्ट के पिता के रूप में जाना जाता है। तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। इनके बाद में एक महिला का नाम आता है जिनका संबंध है केन्या से, और उस महिला का नाम है बंगारी मथाई। ये जो है दोस्तों ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की जनक हैं। इन्हें 2004 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद पांडुरंग हेगड़े का नाम आता है, जो दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन के नेतृत्व करता रहे। तो आशा करता हूँ आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। पर्यावरण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं उन्हें मैंने एक साथ उपलब्ध करवा दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन या फिर प्रोटोकॉल की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रोटोकॉल है दोस्तों जेनेवा प्रोटोकॉल। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि 1925 में अस्तित्व में आई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य है रासायनिक और जैविक हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित करना। तो देखिए दोस्तों, अधिकतर परीक्षाओं में यहाँ से केवल एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि जेनेवा प्रोटोकॉल का आखिरकार उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है रासायनिक और जैविक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना। इसके बाद है रामसर कन्वेंशन। ये अस्तित्व में आया था 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में।
लेकिन ये जो कन्वेंशन है ये लागू हुआ था 1975 से। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य है आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना और उनके विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना। इसके बाद अगला कन्वेंशन है दोस्तों साइट्स, जिसका पूरा नाम है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसकी पहली बैठक हुई थी 3 मार्च 1973 को। कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी में। लेकिन ये जो कन्वेंशन है ये लागू हुआ था 1 जुलाई 1975 को। यह सरकारों के बीच में एक समझौता है जो संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित और प्रतिबंधित करता है। तो इसका उद्देश्य अच्छे से याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1985 को हुई और इसका मुख्यालय है पटना में। ADRI यानी एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्य कार्य क्या है? तो ई कचरा प्रबंधन पर रिपोर्ट जारी करना और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। इसके बाद अगला प्रोटोकॉल ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और इस संधि पर 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हस्ताक्षर किए गए थे। इसी वजह से इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है और इसका उद्देश्य है ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायनों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करना। तो यहाँ पर 2-3 बातें याद रखना है। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो कब अस्तित्व में आया था? 1987 में, पहली बात। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है? तो आप इतना याद रखिए कि ओजोन परत का संरक्षण करना। इतने में आपका काम चल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी प्रोटोकॉल और सम्मेलन है। अगला है अपना पृथ्वी सम्मेलन। ये अस्तित्व में आया था 1992 में। ठीक है, जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में इसका आयोजन किया गया था पृथ्वी सम्मेलन का, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर चर्चा करना और सतत विकास के लिए वैश्विक योजना बनाना था। तो इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है कि भाई पृथ्वी सम्मेलन जो है इसका आयोजन कब किया गया था और कहाँ पर किया गया था। उद्देश्य तो नॉर्मल सा ही है कि पर्यावरण का संरक्षण करना, विकास के मुद्दों पर चर्चा करना और सतत विकास के लिए योजना बनाना। अगला इंपॉर्टेंट आ जाता है क्योटो प्रोटोकॉल, क्योंकि इसका आयोजन जो है वो जापान के क्योटो शहर में हुआ था। इसी वजह से इसका नाम पड़ गया क्योटो प्रोटोकॉल। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि हुई थी 1997 में, लेकिन ये संधि लागू हुई थी दोस्तों 2005 में। तो यहाँ पर विशेष रूप से याद रखना है कि संधि जो है कब हुई थी? 1997 में, लागू हुई थी 2005 में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए आर्थिक और औद्योगिक रूप से विकसित देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए उन पर बाध्यता डालना, उनको प्रोत्साहित करना। तो नॉर्मल सा ही उद्देश्य है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों पर्यावरण से संबंधित कुछ संस्थानों की बात कर लेते हैं, जिनमें से अधिकांश का संबंध भारत से है। पहला है अपना बोटनिकल सर्वेक्षण संस्थान। इसको भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 13 फरवरी 1890 को। मंत्रालय की बात करें तो ये जो अपना बोटनिकल सर्वेक्षण संस्थान है ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य है देश के पौधों के संसाधनों का सर्वेक्षण करना, उनकी पहचान और दस्तावेजीकरण को सुनिश्चित करना। यहाँ पर आपको नॉर्मल सी चीज़ें याद रखना है कि बोटनिकल सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी, कौन से मंत्रालय के अधीन आता है और मुख्यालय कहाँ पर है। इसके बाद अगला संस्थान है जूलॉजिकल सर्वेक्षण संस्थान। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 को हुई थी। ये पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करता है। मुख्यालय कोलकाता में है। यह संस्थान जो है वो जंतु वर्ग संबंधी प्राणियों के बारे में जानकारी एकत्रित करता है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो संस्थान है वो है नीरी। इसका पूरा नाम है नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1958 में हुई। कहाँ पर? नागपुर में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नागपुर में इसकी स्थापना हुई, यहीं पर इसका मुख्यालय बनाया गया। उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है पर्यावरण प्रबंधन,
प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास से संबंधित अनुसंधान और विकास की गतिविधियों का संचालन करना। तो भाई नीरी का एक तो पूरा नाम आपको याद रखना है, हो सकता है फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, इसकी स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। ये 3-4 बातें ऐसी है जो हर एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद है TERI, इसका पूरा नाम है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1974 में की गई और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। पहले इसको यानी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट को टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के रूप में जाना जाता था। तो पुराना नाम भी मैंने आपको बता दिया है। यह ऊर्जा, पर्यावरण और सतत विकास के क्षेत्रों में अनुसंधान करने वाला एक प्रमुख भारतीय गैर सरकारी संगठन है। गैर सरकारी संगठन पर गौर करना है, हो सकता है सरकारी संगठन शब्द आ जाए, अंतर सरकारी संगठन आ जाए, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप कम भी कर सकते हैं और अगर आपको कम लग रही हो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। यहाँ पर आपको इतना ही याद रखना है कि भाई इसकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ पर है और ये जो है एक गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों भारतीय वन्य जीव संस्थान। इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। ये भी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करता है और इसका कार्य है वन्य जीव अनुसंधान, प्रशिक्षण और उनका प्रबंधन करना। तो याद रखेंगे कि भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी और कौन से मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट जो अनुसंधान संस्थान है या फिर अपना पर्यावरण से संबंधित इंस्टीट्यूट है वो है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है तो इसको गौर से देखना है। इसकी स्थापना 1948 में हुई। इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। दोस्तों ये जो IUCN है ना, ये एक लाल सूची यानी रेड लिस्ट रिपोर्ट जारी करता है जिसमें कई सारी जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो संकटग्रस्त स्पीसीज हैं, उनके नाम शामिल होते हैं और इसी रिपोर्ट के आधार पर कई सारे जो देश है ना वो अपने जीव जंतुओं और जैव विविधता के संरक्षण के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। तो भैया रेड लिस्ट जो है वो कौन जारी करता है? IUCN। इसकी स्थापना 1948 में हुई। मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। इसके बाद है NGT, जिसका पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में हुई थी एक अधिनियम के तहत। उस अधिनियम का नाम है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। इस अधिनियम के तहत NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा इसकी 4 क्षेत्रीय पीठें भी हैं। कहाँ कहाँ पर? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। NGT के उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का शीघ्र और प्रभावी निपटान करना। तो आपको ये समझ आ गया होगा। इस पेज में दोस्तों मैंने उन्हीं तथ्यों को शामिल किया है जिनका सीधे तौर पर हमारी परीक्षा से संबंध होता है। अगर आपने पिछले साल के पेपर्स को एनालाइज किया है तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिला ही होगा। कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। IUCN का मुख्यालय और इसकी स्थापना तो पूछी ही जाती है। NGT से संबंधित प्रश्न तो आपने देखे ही होंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा हो, आपके लिए लाभदायक हो, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण से संबंधित संस्थानों में अब अगला है दोस्तों WWF, जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका उद्देश्य है अपना दुनिया भर में प्रकृति और वन्य जीवों का संरक्षण करना। WWF का मुख्यालय और इसकी स्थापना ये दोनों विशेष रूप से आपको याद रखना है। इसके बाद है UNEP, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अगर इसको हिंदी में बोलूं तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका पूरा नाम है और इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में स्थित है। UNEP की स्थापना 1972 में हुई थी और इसका उद्देश्य है वैश्विक पर्यावरण का प्रबंधन करना, सतत विकास को बढ़ावा देना, पर्यावरणीय मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। तो ये कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं UNEP के। यहाँ पर आपको याद रखना है इसका मुख्यालय
और इसकी स्थापना का वर्ष। ठीक है, फुल फॉर्म तो अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो नॉर्मली आप इसको भी याद रख सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों IPCC, जिसका पूरा नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो है वो UN का एक पैनल है और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। किसकी स्थापना? IPCC की। इसकी स्थापना में दो संस्थाओं का योगदान रहा, एक UNEP और दूसरा WMO। UNEP का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और WMO का पूरा नाम है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इन दोनों के द्वारा IPCC पैनल की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके कार्य की बात करें तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित तकनीकी और वैज्ञानिक रिपोर्ट को तैयार करना। तो इसमें आपको विशेष रूप से ये याद रखना है कि भाई IPCC का पूरा नाम क्या है, इसका कार्य क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। ये तीन चीजें ऐसी है जो कि अधिकतर परीक्षाओं में देखी गई है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है और इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। भारत और फ्रांस ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की थी। उद्देश्य की बात करें तो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करके सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रमुख उद्देश्य है। स्थापना को याद रखना है 2015 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में। सौर गठबंधन है तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से यह संबंधित है। आप सीधे तौर पर नॉर्मली इसको याद रख सकते हैं। अब हम दोस्तों पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों की बात कर लेते हैं, जिनको मैंने नाम दिया है ग्रीन फैक्ट। जैसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भाई ग्रीन गोल्ड किसको कहा जाता है, तो बांस को ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो चाय उत्पादन से यह संबंधित है। ग्रीन मफलर योजना का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, तो ये MPPSC में भी पूछा गया था एक बार कि ग्रीन मफलर योजना का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से? तो भैया ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर योजना। इसके बाद है ग्रीन डेवलपमेंट। ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक हैं WM एडम्स। अब अगली शब्दावली है ग्रीन ऑस्कर। ग्रीन ऑस्कर किसको कहा जाता है? तो व्हीटली अवार्ड को। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो ये आरंभ हुआ था 1966 से 1967 के बीच में, यानी हरित क्रांति से संबंधित है ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों की अगर बात करें तो ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ना, इसमें सबसे ज्यादा योगदान है कार्बन डाइऑक्साइड का। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ग्रीन वॉश। ठीक है, तो जो भी शब्दावलियां हैं पर्यावरण से संबंधित उनको विशेष रूप से आपको याद रखना है, क्योंकि इनसे सीधे तौर पर प्रश्न आते हैं और कई बार बच्चे गलत कर बैठते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पर्यावरण से संबंधित कुछ अधिनियमों की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें पहला है भारतीय वन अधिनियम। ये अस्तित्व में आया था अधिनियम 1927 में। इसके बाद दूसरा है भारतीय वन्य जीव अधिनियम। ये लागू हुआ था 1972 में। दोस्तों ये अपना वन अधिनियम है और ये वन्य जीव अधिनियम है। थोड़ा सा यहाँ पर शब्दों का खेल है और वर्षों का भी खेल है। देखिए यहाँ पर दो जो है वो आगे है और यहाँ पर दो जो है वो पीछे है। इस तरह से थोड़ा सा आप माइंड में रखेंगे ना तो इनको याद करना आसान होगा। इसके बाद है जल अधिनियम, यानी जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम। ये आया था 1974 में। जल उपकर, ये सिर्फ जल है और ये जल उपकर है। ठीक है, तो जल उपकर अधिनियम जो है ये अस्तित्व में आया था 1977 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण जिसको दोस्तों छाता विधान अधिनियम भी कहा जाता है, ये आया था 1986 में। तो ये जो है पिछले साल ही MPPSC में पूछा गया है कि भाई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या फिर छाता विधान अधिनियम जो है वो कब अस्तित्व में आया था? 1986 में। जैव विविधता अधिनियम जो है वो 2002 में लागू हुआ था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सारे अधिनियम जो है वो मैंने एक साथ एक लाइन से उपलब्ध करवा दिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। दोस्तों हमने बहुत सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर कर लिए। अब अपने बच गए हैं बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क।
बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करूं तो इनको मैंने एक वीडियो में कंप्लीटली करवा दिया है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। इनमें से कुछ को मैंने ट्रिक के माध्यम से भी याद करवाया था, तो वो भी आपको वहां पर मिल जाएगी। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर मैं राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जहां पर सभी राष्ट्रीय उद्यान को डिटेल से कवर करवाया है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा। ये वीडियो यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। अगर आप लोग समर्थन करेंगे, आपको वीडियो अच्छा लगा है या नहीं लगा है, आप अपना रिव्यू देंगे ना कमेंट में, तो अगला वीडियो भी जल्दी आ जाएगा। इसी तरह से हम रैपिड रिवीजन के माध्यम से बहुत सारे टॉपिक्स करने वाले हैं। इसका जो पीडीएफ है ना, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और एरेटाई एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो आप चाहें तो दोनों जगह से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे लगेगा तो थोड़ा सा सुधार करके कुछ समय बाद में मैं उपलब्ध करवा दूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।